नमस्ते साथियों। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि एफआर अब कहाँ आ रही है? कोर्ट में। और जब एफआर कोर्ट में पेश हो रही है तो एक एडवोकेट को क्या क्या सावधानी रखनी है ये इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि मैं ये भी बताऊंगा कि पुलिस वाले के साथ आपको किस प्रकार से बात करनी है, आपकी पार्टी के साथ आपको किस प्रकार से बात करनी है, फीस की बात कैसे करनी है, क्या बदमाशियां हो सकती है जिनका आपको ध्यान रखना है, और पार्टी को कैसे संतुष्ट करना है, ये भी इस वीडियो में अपन पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, होता क्या है, जिस व्यक्ति ने एफआईआर दी उसके मन में ये रहता है कि मेरे मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। और पुलिस वाला एफआईआर दे रहा है तो कई बार पुलिस वाला क्या बोलता है कि आपकी फाइल कोर्ट में पेश कर रहा हूं, वो बोलता है कि मेरे वारंट, उनको गिरफ्तार कब करोगे? कि गिरफ्तार तो आपके वकील साहब को बोलना, मैं कोर्ट में पेश करूं, वहां से वारंट निकलवाना, हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो यानी कि सारा बार आप पे आ जाता है। तो इस प्रकार की बात जब क्लाइंट के दिमाग में बैठ जाती है तो आपको क्या करना है ना। दूसरा, अपन ये भी बात करेंगे कि अगर ये जो एफआईआर पेश है रही है, जिस व्यक्ति की एफआईआर पेश रही है उसको आप खुद नहीं जानते और कोई अन्य व्यक्ति के थ्रू है, या पुलिस वाले ने आपको फोन किया कि वकील साहब इसकी एफआईआर पेश हो रही है, आप इसको कोर्ट में इसका वकालतनामा लगा दीजिए, या किसी अन्य वकील साहब ने कहा है, उस समय आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि ए नाम के व्यक्ति ने बी के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दी, ठीक है, पुलिस वाले ने बदमाशी की या किसी इस प्रकार की बदमाशी हुई कि ए तो कोर्ट में आया नहीं, सी आया और सी ए बन के आ गया और आपने पहचान कर दी और एफआईआर स्वीकार कर ली, हाँ साहब कार्रवाई नहीं चाहता हूं। ऐसी स्थिति में जब ए वापस आएगा कि साहब मैं तो आया नहीं था और ना मैंने इनको वकील साहब किया था, तब आपका गला फंस जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या सावधानी रखनी है ये भी जरूरी है। ऐसा हो रहा है और बड़ी सिटियों में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात है ना, आपकी जो पार्टी है वो जिद करेगी कि कितने समय में आप काम करा दोगे। फिर आपने कोई समय बताया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि जनरली देखा गया कि एफआईआर की पीछे 4 महीने 5 महीने जाती है और जज साहब भी उस पर कोई रुचि नहीं लेते। तो उस समय आपको कैसे उस पार्टी को डील करना है, फिर उससे फी की बात कैसे करनी है, यानी इस वीडियो में अपन एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो अपन बात करते हैं कि जब किसी पार्टी ने आपको, अगर आपके पास ये नाम का जो व्यक्ति है ये अगर खुद आ गया है तो भी आप इसका आधार कार्ड मंगवाएं, जब तक आप इसको पक्का नहीं जानते हो, और इस बात से संतुष्ट हो जाए कि जो व्यक्ति परिवादी है या जिसने प्रार्थी या रिपोर्ट दी है वो यही व्यक्ति है। कैसे पता चलेगा? फाइल में से नाम पता देख ले और आधार कार्ड से मिला ले, फिर ही उसकी तरफ से वकालतनामा पेश करें। और अगर आप उसको नहीं जानते और किसी दूसरे वकील साहब ने कहा है और वो एफआईआर को स्वीकार कराए, नहीं स्वीकार मतलब कार्रवाई नहीं चाहता हूं, उस समय तो आप विशेष ध्यान देंगे। अगर कार्रवाई चाहता है तो ठीक है, कार्रवाई नहीं चाहता है तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना। सबसे पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी। देखो यहाँ पर जब फंस जाते हो ना, फिर आपको लगता है यार पहले पता नहीं था भागी, ये बात सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, पार्टी जब आपके पास आएगी तो पार्टी को आपको सीधे ये नहीं बोलना है कि तेरे पुलिस ने तेरा मामला झूठा कर दिया या तेरा मामला सिविल नेचर का बता दिया। पार्टी को उससे कोई लेना, पार्टी तो काम चाहती है। तो आपको यही बोलना है कि उसको ये बोलना है कि जज साहब तेरे को अंदर पूछेंगे कि भाई तू कार्रवाई चाहता है कि नहीं चाहता है। तो वो कहता है कि मैं कार्रवाई चाहता हूं, तो ठीक है। वो कहता है मैं कार्रवाई नहीं चाहता हूं, तो उसी समय 1000 2000 500 जो भी दे ले लेवा के वकालतनामा लगा खत्म कर देना, क्योंकि बाद में कोई मतलब नहीं हो। कार्रवाई नहीं चाहता है तो फिर पैसा भी नहीं देगा। यानी अगर कार्रवाई नहीं चाहता है तो जो पैसा दे रहा है लेकर वकालतनामा उससे मंगाओ और खत्म करो, ठीक है। फिर अगर वो कार्रवाई चाहता है ना, तो फिर आपको क्या करना है? नहीं चाहता तो भी एक तो वकालतनामा उसी से मंगाना, वकालतनामा उससे मंगवा दिया, भर दिया वकालतनामा आपने, फिर पुलिस वाले ने भी कोर्ट में ले गया और कोर्ट में पेश कर दिया उसने, तो फिर उसमें आप अपना वकालतनामा साथ में पेश करके बोले कि साहब इसमें मैं कार्रवाई चाहता हूँ। जज साहब पूछेंगे उस पार्टी से, तो आप उस पार्टी को पहले से तैयार करवा के ले जाए कि आप, जज साहब पूछे तो बोलना कि कार्रवाई चाहता हूँ, वो कार्रवाई चाहता हूँ लिख देगा। अब आप वहां से वापस कहाँ आ गए? उसने कोर्ट में बोल दिया, बाहर आ गए। अब बाहर आते ही वो पार्टी आपको जोर डालेगी कि वकील साहब क्या हुआ, मान लो एफआईआर आपने दर्ज करी तो वकील साहब तो कार्रवाई नहीं हुई ना, आपने कोर्ट से अगर मान लो परिवाद भिजवाया तो उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई, तो और आपको बोलेगा वकील साहब मेरे तो आपने भिजवाया नहीं हुआ, तो आपको घबराने नहीं, साहब इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने किया, कोर्ट में अपन उसको बुलवाएंगे, सीधी सी बात करनी। तो सबसे पहले उसको क्या बोलना कि पुलिस ने क्या लिखा है ये पढ़ते हैं, है ना। उसके लिए आपको कॉपी निकालनी पड़ेगी। तो कॉपी के जो भी पैसा देता है वो 1000 देता हो,
500 देता हूँ, वो आप उसी समय ले ले, आप कॉपी पढ़ेंगे फिर बात करेंगे, है ना, ज्यादा उसको मुंह लगाने की जरूरत नहीं। फिर आपने प्रतिलिपि फॉर्म लगा दी, प्रतिलिपि फॉर्म लगाने से लगा दिया, ये तो चलो हो गया, उसने मान लिया। फिर वो पूछेगा फीस क्या, तो फीस आप बोल रहे हो, यही बोलना है, प्रतिलिपि फॉर्म निकालते हैं, फिर देखते हैं पुलिस ने क्या लिखा, उसकी तरफ से कौन गवाह है, क्या आधार माना, फिर फीस तय करेंगे। अभी तू मेरे को 2000 दे के जा, ज्यादा देंगे नहीं, देखो हमारे इधर यही है, 2000, 5000, 3000, 1000, जो भी जैसी पार्टी जैसा मतलब चेहरा वैसा तिलक निकाल दो, ठीक है, ले लिए पैसे। हमेशा मैं तो पैसे के लिए मार दो कि अगर आप पैसे नहीं लोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ा जाएगी और आप एक गरीब वकील में गिर जाओगे। इसलिए जो भी आया पार्टी सामने बैठा, तुरंत उससे, जो आज कितना दे रहा बता कि साहब 10,000 फीस करते हैं, मैं अगली बार नहीं, अभी तो 500 देके जा, 1000 देके जा। पैसे हमेशा तुरंत जो दे रहा है उसको उसी समय लेना है ना, नहीं दे रहा तो बोलना नहीं, नकल के तो देगी जा, है ना, तो कुछ ना कुछ आपको लेना ही। फिर क्या होगा कि जिस दिन आपने 2-3 दिन बाद उसको वापस निकालना, तब तक एफआईआर की कॉपी पूरी निकल गई, है ना। अब आपको एफआईआर की कॉपी को उसके सामने पढ़ना है, जैसे जैसे पढ़ोगे ना आप, उस आदमी का दिमाग खराब होता जाएगा। अरे यार ऐसा लिख दिया पुलिस ने, अरे ऐसा ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, बस ये लिखा, देखते हैं तू जान, इस गवाह ने ये बोला। फिर वो बोलेगा मैंने तो ऐसा बयान नहीं दिया है, मेरे गवाह ने ऐसा बयान नहीं दिया। भाई मैं नहीं जानता, पुलिस वालों ने ये लिखा है जो मैं तेरे को सामने पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़ ले इसको। उससे क्या है कि उसके दिमाग में बैठ जाएगी यार पुलिस वालों ने बहुत ही गड़बड़ी किया, क्योंकि वो भले पुलिस वालों ने सही किया है मेडिकल, फिर भी अगर उस जिस व्यक्ति के विरोध में रिपोर्ट आती है वो तो कहता है पुलिस वालों ने गलत किया है। जब उसके दिमाग में बैठ जाए तो बोल रहा है हाँ यार, अब वो मान रहा है पुलिस वालों ने गलत किया है, हाँ जी। अब इसको सही करवाने की तुम्हारा कोर्ट में बयान होंगे और तुम्हारे गवाह के बयान होंगे, तुम्हारे दस्तावेज कोर्ट में बयान करेंगे, जज साहब के सामने करेंगे, उसकी मैं फीस लूंगा। फीस जैसे कुछ भी बता दो आप, जो आपके इलाके में चलती हो, जो अन्य वकील लेते हो उससे 1000-2000 रुपए ऊपर नीचे कर लो, 10,000 बता दी, 20,000 बता दी, है ना। जैसे मेरे मेरे में एफआईआर की मेरी नॉर्मल फीस 21,000 है ना। अब आपके यहाँ कितने लेते मुझे पता नहीं, ये आपको बता देनी चाहिए। उस समय वो तय हो जाएगा, और उस समय बोलना उसको आधी फीस अभी दे। उस समय जैसे उसने 1000 रुपए दे दिए, 2000 दे दिए, नहीं नहीं नहीं, फिर वो देगा ही नहीं, फिर 500 200 करके फीस, इसमें पैसे 6 महीने 4 महीने 3 महीने ऐसी जाएगी, कहीं तो 8-8 महीने की जाती है, फिर लंबे समय फिर राजीनामे हो जाते हैं और मामला गलत आ रहा है, आपको 2000 में संतुष्ट नहीं, आधी फीस तो भी देनी है। 21,000 के तो उसको बोला 11,000 तेरे को कल देने, नहीं देगा तो बोलना तू पैसा नहीं देगा, तेरे थाने में भी काम बिगड़ गया, अभी यहाँ पर भी बिगड़ जाएगा, मैं नहीं जानता। तो इसलिए उसको थोड़ा दबाव डाल के फीस तो अपने ले लें, गरीब है तो ध्यान रखना, बाकी फीस दबा के लेना, है ना। अब आपने फीस भी ले ली। अब कुछ बात बताता हूं, जब पुलिस वाला को पता चलता है कि आदमी एफआईआर में कुछ काम कर रहा था, कई बार ज्यादातर देखा गया है कि जो कोर्ट मुंशी होता है या जो कोर्ट का पैरोकार, कोर्ट क्या कहां क्या बोलते हैं, मतलब जो थाने से फाइल लाता है, वो सिपाही, वो क्या करता है, वकील वही करवा लेता है कि यार आजा तेरे वकील मैं ही कर लेता हूं, मैं अच्छा वकील होगा देता हूं। आपको पार्टी दूसरे वकील के पास चली जाएगी और वो भड़का भी सकता है, देख तेरे पहले रिपोर्ट की सही पैरवी नहीं की, एफआईआर आ गई दूसरे को, तो पार्टी को सीधा सा बोल दे, पार्टी का फोन आया कि नहीं यार देख आप, तेरे को क्या करना है, कहीं किसी से भी बात नहीं करनी है, लोग बहुत मिले हुए हैं, लोग तेरे पहले तेरा मामला बिगाड़ दिया, तू सीधा मेरे पास आ जाए, उसे आते ही वकालतनामा साइन करवा के आपको ले लेना है, क्योंकि पार्टी पुलिस वाला जो देखा गया है ज्यादातर ऐसा गड़बड़ होता है। ये गड़बड़ आपको रोकनी है, ऐसा नहीं कि आप चैम्बर मारा बैठ जा, तू वकालतनामा ले 10 लोगों से घुमान, फिर उसने वकील ही चेंज कर दिया, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सावधानी रूप में बताऊं, जब कोर्ट में फाइल आती है तब आपको सीधी से आपको सिर्फ यही लिखना ऑर्डर शीट पे कि कार्रवाई चाहता हूं, प्रोटेस्ट उस दिन पेश नहीं करनी है। क्या मैंने देखा कुछ एडवोकेट उसी दिन प्रोटेस्ट, जल्दबाजी में प्रोटेस्ट, आपको फाइल को पढ़ना है और फिर प्रोटेस्ट पेश करनी है। यानी कि प्रोटेस्ट जो लिखेंगे आप उसका पूरा अलग से वीडियो हो जाए, क्या लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, मगर ध्यान रखना उसी दिन प्रोटेस्ट को, उस दिन तो आपको नकल मिली नहीं। उस दिन क्या जो एफआईआर कोर्ट में पेश होती है, चालान पेश होता है तो एक्यूज को मुफ्त में नकल दी जाती है, मगर एफआईआर पेश होती है उसमें एक परिवादी को मुफ्त में नकल नहीं दी जाती है ना। और नए कानून में भी एफआईआर के संबंध में उसको बहुत कुछ बदल गया है, यानी डायरेक्ट सीधा इसमें प्रसंज्ञा नहीं होता, पहले आईक्यूज को सुना भी जाता है आपकी गवाही होने के बाद, वो भी अपन इस सीरीज में समझेंगे। तो एफआईआर की जो सीरीज चल रही है आपको कैसी लगती है, आपको क्या और भी समझना, अभी तो कोर्ट में आए हैं हम, मतलब 6ठा वीडियो में कोर्ट में अपने दस्तक रखी है, फर्स्ट एफआईआर कोर्ट में पेश हुई है
और जब कोर्ट में उसका प्रोटेस्ट कैसे तैयार करना है, क्या रखना है, वो भी वीडियो बनाएंगे। साथ में अपन ये भी बताएंगे कोर्ट में गवाह कैसे होती है, क्या उसमें एग्जिबिट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या दस्तावेज पेश किए जाने सकते हैं नहीं जा सकते, या कोई ऐसा गवाह जो कोर्ट में आपके कहने से नहीं आ रहा है उसको कैसे बुलाओगे। कुछ सरकारी गवाह भी हो सकते हैं, मान लो जमीन संबंधी मामला है तो पटवारी, उसको एफआर में कैसे बुलाओगे गवाह देने के लिए, या किसी डॉक्टर को कैसे बुलाओगे, वो पार्टी कहने से नहीं आएगा। तो ये भी अपन इस वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें समझेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एफआर की जो भले 10 वीडियो बने, 20 बने, 15 बने, साथ में जब एफआर की सारे हो जाएंगे तब एफआर को कोर्ट को प्रसंज्ञान लेना चाहिए। इस पर अपन कुछ 10, 8, 10, 15, 20 जितने भी बोलोगे उतने कुछ रूलिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप वो रूलिंग्स निकाल कर या अपनी डायरी में लिख के संभाल रखो, या आप उसकी पीडीएफ डाल दूंगा तो उससे आपकी प्रिंट भी निकाल दो, जो आपके काम की वो भी आप लगाओ। यानी कि मेरा इस चैनल के माध्यम से जो नए एडवोकेट है उन सारे नए एडवोकेट को बेहतरीन एडवोकेट बनाना, क्योंकि मुझे लगता है और मैं जानता हूं कि कोर्ट में जाने से एफआर के संबंध में इतना बारीक नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। ये 10 या 15 वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको आपके बोध से एफआर के संबंध में कुछ भी पूछना पड़ेगा। फिर कोई भी एफआर आई तो आपके दिमाग में फटाफट आ जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 3 घंटा अवश्य पढ़े। ऐसा नहीं करोगे तो मेरा सारी विद्या खत्म है। 3 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वादा करो 3 घंटा पढ़ेंगे। सब मैसेज करके लिखेंगे कि सर हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, और हम पढ़ रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी जब कोई आप मैसेज करता हो साहब मैं आपके वीडियो देखने के पढ़ाई शुरू कर दिए, तो मुझे खुशी होती है। हालांकि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ कि आप कौन हो, कहाँ से देख रहे हो, कौन से राज्य से, कौन से शहर से देख रहे हो, या कौन से गाँव से देख रहे हो। मगर जब कोई मैसेज करता है कि सर मैंने पढ़ाई शुरू कर दिए, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ चलो मेरा वीडियो बनाने का भी कुछ उद्देश्य सफल हो रहा है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट हैं, जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिनको जीवन में आता है कि मैं कोर्ट छोड़ दूं, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं चाहता हूं कि वो कोर्ट क्या छोड़े, उसी कोर्ट के सबसे फेमस वकील बने, यानी क्षेत्र के फेमस वकील बने। अगर उनमें पढ़ने की ललक है और सीखने की ललक है तो वीडियो को अवश्य देखें। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को, या मेरे जो भी वीडियो आते हैं, आप कुछ ग्रुप में भी शेयर करें। जिससे क्या, ग्रुप कौन से, एडवोकेट वाले, बाकी ग्रुप पे कोई मतलब नहीं है। ताकि क्या होगा कि उन ग्रुप में जो दूसरे लोग हैं, वो एडवोकेट हैं, मान लो कोई परेशान है, किसी को दिक्कत आ रही है, तो उसको भी कुछ लाभ मिल जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सबको लाभ मिले। थैंक यू।